इमरान फारूक कत्ल केस का मफरूर मुल्जिम काशिफ खान कामरान कराची में कत्ल के एक और हाई प्रोफाइल केस में भी नामजद रहा है। ये काशिफ खान कामरान कौन है, इसका ताल्लुक किस तंजीम से था, किस इदारे में तालीम हासिल कर रहा था, शामिल करेंगे हाई प्रोफाइल केस के मरकजी मुल्जिम की पहली बार सामने आने वाली खुसूसी मालूमात। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के अफगान क़यादत से राब्ते, बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमले की इब्तिदाई तहकीकात का तबादला। दूसरी तरफ हमले की नई तफसीलात ने नए सवालात को जन्म दे दिया। जवाब पूछेंगे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक से। पीपल्स पार्टी सिंध में सूबाई महकमा बदउनवानी के हाथ मजबूत और नैब के हाथ बांधने की कोशिश कर रही है। करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो अमली का शिकार नजर आ रही है। और पठानकोट पर हमला मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल ने ही किया। तर्जुमान के बाद कमांडर सलाहुद्दीन ने भी जिम्मेदारी कबूल कर ली। साथ ही पाकिस्तान में बैठकर हुकूमत पाकिस्तान और मीडिया को भी निशाने पर रख लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस से। बात करेंगे इस हाई प्रोफाइल केस में मतलूब मुल्जिम की। आपने अभी तक मोहसिन अली सैयद का नाम, तस्वीर और तफसीलात और बयानात सुने होंगे। खालिद शमीम के हवाले से बात सुनी होगी, मौज़म अली के हवाले से बात सुनी होगी। लेकिन आज हम आपको प्रोग्राम में बता रहे हैं काशिफ खान कामरान के बारे में, जिस पर इल्जाम है कि इसने कराची से लंदन जाकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा इमरान फारूक को कत्ल किया, जिसके बारे में मोहसिन अली सैयद कहता है कि इसने बार बार छुरे के वार करके इमरान फारूक को कत्ल किया। और खबरें हैं कि काशिफ खान कामरान मर चुका है। इमरान फारूक कत्ल के एक और मुल्जिम मोहसिन अली सैयद के एतराफी बयान के मुताबिक, जो हमने आपको बताया, काशिफ खान कामरान अफगानिस्तान में है और इमरान फारूक को कत्ल करने वाला काशिफ खान कामरान ही था। इमरान फारूक कत्ल केस का अहम मुल्जिम काशिफ खान कामरान कौन है, बहुत कम लोग जानते हैं। ना तो ये मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आया, ना इसके बारे में ज्यादा तफसीलात सामने आई हैं, मगर हम आपको बताते हैं हमारी तहकीकात के मुताबिक काशिफ खान कामरान कराची के दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अब यूनिवर्सिटी बन चुका है, जो उस वक्त एनईडी से वाबस्ता था और एनईडी की एफिलिएशन थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के स्टूडेंट विंग एपीएमएसओ का सरगर्म कारकुन था। और ये सारी बातें पुलिस की रिपोर्ट कहती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बारहा कहती रही है कि इन तमाम लोगों से मुत्तहिदा का कोई ताल्लुक नहीं। काशिफ खान कामरान, मोहसिन अली सैयद, इन सब लोगों से मुत्तहिदा का ताल्लुक नहीं। लेकिन इमरान फारूक कत्ल केस से पहले 2005 में काशिफ खान कामरान का नाम एक और हाई प्रोफाइल कत्ल केस में सामने आया। ये कौन सा केस है? 25 मार्च 2005 को दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, और ये हाई प्रोफाइल केस है, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सलीम चौधरी को कॉलेज से घर जाते हुए दो मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान ने कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा थाना जमशेद क्वार्टर में डॉक्टर सलीम चौधरी के ड्राइवर गुल नजीर शाह की मुद्दत में दर्ज किया गया और पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट में काशिफ का नाम सामने आया, जो अब तक दबा हुआ था। हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारी तहकीकात के मुताबिक ये वही काशिफ खान कामरान है जो इमरान फारूक कत्ल केस में मुलविस है। 2005 में इसने यह कत्ल किया, 6 साल बाद जाके इमरान फारूक को लंदन में कत्ल किया। और स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं और केस की मजीद तफसीलात भी हमारे पास हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च 2005 को ये कत्ल किया गया। क्या मामलात हैं, और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये पुलिस रिपोर्ट कहती है कि इस सारी की सारी तहकीकात में डॉक्टर इशरतुल इबाद, गवर्नर सिंध के भाई आमिरुल इबाद का भी नाम सामने आया। इसके अलावा जो मकतूल हैं उनके अहले खाना ने खत लिखा परवेज मुशर्रफ, जो उस वक्त के सदर थे। और उसके बाद ये मामला दब कैसे गया और इस तरह कैसे दब गया कि वही शख्स 6 साल बाद जाके डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल करता है, उसके बावजूद 4 साल तक ये मामला दबा रहता है। ये क्या तफसीलात हैं? हमारे कराची के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये काशिफ खान कामरान तो पिछले 3-4 साल से बार बार इसका नाम सामने आया है, बार बार इसके हवाले से बात हुई है। ये कैसे रहा कि ये गुमनाम रहा और इतने दिन से इसका नाम मंजर आम पर नहीं आया, और अब मंजर आम पर आया है, और वो भी एक और हाई प्रोफाइल केस में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसी के प्रिंसिपल को मारने के इल्जाम में। ये अब कैसे सामने आया?
हाँ, बेसिकली काशिफ खान कामरान की जो तस्वीरें मीडिया में आती रहीं, जो इनकी लेटेस्ट पिक्स हैं, उन तस्वीरों को देखकर जो है दाऊद कॉलेज के स्टाफ ने इस बात को समझा कि ये, उन्हें लगा कि ये वही शख्स है जिसके ऊपर जो है ये इल्ज़ाम रहा था कि वो डॉक्टर सलीम चौधरी कत्ल केस में भी इन्वॉल्व है। उसके बाद जब कॉलेज रिकॉर्ड को तलाशा गया और वहाँ से जो उसकी तस्वीरें निकली, तो उनको जब मैच किया गया तो ये पता चला कि ये तो वही शख्स है जिसके ऊपर डॉक्टर सलीम चौधरी का कत्ल का भी इल्ज़ाम रहा है। बेसिकली ये वाक़या जो 25 मार्च 2005 को पेश आया था। डॉक्टर सलीम चौधरी को उस वक्त कत्ल किया गया था जब वो अपने कॉलेज से निकलकर अपने घर जा रहे थे, और ये कहा गया था कि जनाब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 अफराद ने जो है उन पर फायरिंग की और वो मौके पर ही जो है वो हलाक हो गए थे। डॉक्टर सलीम चौधरी कत्ल केस में डॉक्टर काशिफ का नाम एक ऐवान सदर से उनकी फैमिली को मिलने वाले एक मरासले में भी सामने आया था, और ये मरासला जो है उस वक्त भेजा गया था जब डॉक्टर सलीम चौधरी की फैमिली मुसलसल इस केस को परसू कर रही थी। और ये जो मरासला था ये बेसिकली आईजी सिंध, जो उस वक्त के आईजी सिंध थे, उनकी रिपोर्ट थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि काशिफ का 25 मार्च 2005 को ही डॉक्टर सलीम चौधरी से तल्ख कलामी और झगड़ा हुआ था, और ये इस बात पर हुआ था कि कॉलेज में हलीम पकाने की दरखास्त की थी। उन्होंने उसकी इजाजत लेने की कोशिश की थी सलीम चौधरी से, जो उस वक्त प्रिंसिपल थे, और उन्होंने इजाजत देने से मना कर दिया था। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी, और उसके बाद जो है फौरन बाद उसी रोज जो है इनको कत्ल कर दिया गया था। डॉक्टर ये जो काशिफ खान कामरान है, ये जो है दाऊद कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के तालिब इल्म थे, और जो रिकॉर्ड बताता है कॉलेज को, ये बताता है कि 2007 में ये पास आउट भी हो गए। और इस वाकये के बाद जो 25 मार्च 2005 को पेश आया था, काशिफ जो है वो मंजर आम से गायब हो गया था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें तलाश करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिला था। और इसके जो कॉलेज रिकॉर्ड में जो इसका घटा है वो कोरंगी 2.5 का पता जो है वो दर्ज है। अच्छा, ये अहम बात है। और नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे होंगे काशिफ खान कामरान की वो तस्वीर जो यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड से और उस वक्त जो पुलिस तफ्तीश के मुताबिक है, और वो तस्वीर जो बाद में इमरान फारूक मर्डर के बाद सामने आई। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, और जैसे फहीम सिद्दीकी बता रहे हैं कि जब कॉलेज के स्टाफ ने देखा तो उसके बाद मवाजना किया और उनके सामने ये चीज आई। अब एक मसला ये है फहीम साहब कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बात से इनकारी है कि इनमें से किसी का भी ताल्लुक मुत्तहिदा से था। पुलिस की ये रिपोर्ट कहती है, और इतनी पुरानी रिपोर्ट है 10 साल पुरानी, कि इसका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की स्टूडेंट विंग APMSO से था। क्या यह मालूमात भी यूनिवर्सिटी वालों से बाद ये एस्टैब्लिश हुआ ये सारा मामला? जी हाँ, जो कॉलेज की का जो रिकॉर्ड है वही ये बताता है, और जो तफ्तीशी हुकाम है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी थी कि काशिफ खान कामरान दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो स्टूडेंट विंग है APMSO, उसका सरगर्म कारकुन था, और उसकी वकास की, और एक और नाम जो है इसमें लिया गया है, उन तीनों का जो है उस दिन 25 मार्च 2005 को, जिस दिन डॉक्टर सलीम चौधरी का मर्डर हुआ, उनका झगड़ा हुआ था बाकायदा सिर्फ इस बात के ऊपर कि उन्होंने कॉलेज में हकीकत में हलीम पकाने से रोक दिया था इन लोगों को। अच्छा, मुझे अब इसमें अब तो जो गवर्नर सिंध है इशरतुल इबाद साहब, उनके भाई आमिरुल इबाद अब तो किसी और मामले की वजह से वो खबरों में इन हैं, उनके इख्तलाफात रहते हैं मुत्तहिदा से, कोई पैसे क्लेम करते रहते हैं। मगर इस तफ्तीशी रिपोर्ट में, 10 साल पुरानी तफ्तीशी रिपोर्ट में आमिरुल इबाद का भी जिक्र है, गवर्नर सिंध के भाई का जिक्र है। इनका नाम कैसे आ गया इस रिपोर्ट में? उसके हवाले से चूंकि तफ्तीश जो है वो मुख्तलिफ खतूत पर हुई थी, तो उसमें एक चीज़ ये भी सामने आई थी कि डॉक्टर इशरतुल इबाद के जो भाई हैं आमिरुल इबाद, ये भी दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के साबिक तालिब इल्म हैं। बेसिकली डॉक्टर सलीम चौधरी ने कॉलेज के एक लेक्चरार को जो है वो मुलाजमत से फारिग कर दिया था, उसके ऊपर कुछ इल्ज़ामात थे। उस शख्स ने इनको मुलाकात के लिए बुलाया था कराची के इलाके एक उस्मानी रेस्टोरेंट में, और जब डॉक्टर सलीम चौधरी वहाँ पर पहुंचे थे तो आमिरुल इबाद भी उस मीटिंग में, उस मौके पर वहाँ मौजूद थे, और आमिरुल इबाद ने उन्हें उनसे दरखास्त की थी डॉक्टर सलीम चौधरी से कि बराए करम इस शख्स को जो है वो दोबारा नौकरी पर रख लिया जाए। उन्होंने साथ साथ इन्हें ये भी एक ऑफर की थी डॉक्टर सलीम चौधरी को कि अगर वो ये बात मान लेते हैं तो वो उन्हें NED कॉलेज का वाइस चांसलर जो है वो बनवा देंगे। उस वक्त डॉक्टर सलीम चौधरी जो है वो जो दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसको सिंध गवर्नमेंट को देने में, ज़ाहिर वफाक का इदारा था, सिंध गवर्नमेंट को देने में सबसे बड़ी रुकावट भी समझे जा रहे थे। तो साथ साथ उस वक्त ये ऑफर भी की गई थी आमिरुल इबाद की जानिब से। जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो ये कहती है IG सिंध की कि ये अगर वो इस बात को मान लेते हैं तो डॉक्टर सलीम चौधरी को जो है वो NED कॉलेज का चांसलर भी बनवा दिया जाएगा। मगर फहीम, अब जाहिर है डॉक्टर इमरान फारूक का जो मर्डर हुआ उसमें डॉक्टर इमरान फारूक को इंसाफ मिलना चाहिए, मगर जो कॉलेज के प्रिंसिपल का मर्डर हो जाता है उसकी फैमिली, उनकी फैमिली 11 साल से इंसाफ की तलाश में है। इससे बड़ी कोई ज्यादती हो नहीं सकती किसी फैमिली के साथ। फिर वो तस्वीर देखते हैं, कॉलेज के लोगों को नाम याद आता है, शक्ल देख के पहचानते हैं, फिर मामला आगे बढ़ता है। इनकी जो अहलिया थी चौधरी साहब की, उन्होंने खत लिखा परवेज मुशर्रफ साहब को भी जो उस वक्त के सदर थे। क्या वजह है कि ये केस आगे ही नहीं बढ़ा, दबा रहा? 2007 में वो उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट भी कर गया, फिर तस्वीर देख के लोगों को ख्याल आया, ये केस आगे क्यों नहीं बढ़ा?
देखिए, इस हवाले से यकीनन तफ्तीशी हुकाम जो है उनको बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमें नाकामी सामने नज़र आती है कि अगर वो इस बात तक पहुंच चुके थे कि ये शख्स जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और वो अपनी रिपोर्ट में ये बात लिख रहे हैं, जो जुलाई में रिपोर्ट इन्हें भेजी गई 2005 में, उसमें भी वो ये बात लिख रहे हैं कि डॉक्टर ये काशिफ कामरान जो है इस वाक़े के बाद गायब हो गया। लेकिन कॉलेज का रिकॉर्ड ही ये बताता है कि 2007 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का तालिब इल्म काशिफ खान कामरान कॉलेज से पास आउट हुआ है। तो वो कैसे पास आउट हो गया, उसके बाद उस तक क्यों नहीं पहुंचा गया? तो यकीनन इस केस में बहुत सी चीजें हैं जो बाद में भी अब सामने आना शुरू होंगी, क्योंकि पहली चीज अब ये सामने आई है कि डॉक्टर सलीम चौधरी के कत्ल में भी यही शख्स इन्वॉल्व पाया गया है, जो शख्स जो है वो डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का मरकजी मुलजिम कहलाया जा रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो ड्राइवर ने एफआईआर कराई, जाहिर उसे नहीं पता था किसने हमला किया, तो उसने नाम नहीं दिए थे। बाद में जो तफ्तीशी रिपोर्ट थी उसमें नाम थे, और ये शख्स वहां से पास आउट भी हो गया। इस वक्त स्टेटस क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, ये इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। बड़ी ज्यादती है कि एक तो उनका घर से एक शहीद हुआ और उसके बाद 10-11 साल तक उन्हें इंसाफ भी ना मिले। इस वक्त स्टेटस क्या है? अभी भी सर्द खाने में पड़ा है केस या आगे बढ़ रहा है? ये केस जो है इस वक्त सरखाने में है, इस पर अभी तक कोई मजीद कार्रवाई नहीं हुई है। ये केस जो है लोकल पुलिस से लेकर जो है एंटी वायलेंट क्राइम सेल को उस वक्त दिया गया था, उसके बाद से इस केस में कोई जो है पेशरफ नहीं हो सकी है। बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी, तफसीलात बता रहे थे। इस केस में जो नई तफसीलात सामने आई हैं, काशिफ खान कामरान का नाम, और 11 साल पहले भी एक कत्ल किया, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल का किया, और ये पुलिस की रिपोर्ट कहती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मगर उसी कॉलेज से पास आउट भी हो गया। बाद में ये मामला हुआ है। फैमिली को बहरहाल इंसाफ मिलना चाहिए और साथ साथ इस केस को भी आगे बढ़ना चाहिए। और पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि काशिफ खान कामरान का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के स्टूडेंट विंग APMSO से था। अब ये मालूमात किस डायरेक्शन में जाएंगी, इस ताज़ा तरीन इतलात के बाद और इस ताज़ा तरीन मालूमात के बाद, जिसमें रियासत के इदारों को इस एक केस का और इस एक अहम डेवलपमेंट का नहीं पता था, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसदा में दहशतगर्दी के अंदोनाक वाक़े की कड़ियाँ अफगानिस्तान से जुड़ रही हैं। कल DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मीडिया ब्रीफिंग में हमलावरों के अफगानिस्तान से ताल्लुक का इशारा दिया। आज आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अफगान सदर अशरफ गनी, अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी अफवाज के सरबरा जनरल जॉन F कैम्बल के साथ टेलीफोन पर राब्ते किए और दहशतगर्द हमले की इब्तिदाई तहकीकात उनके साथ शेयर की, और बताया कि तहकीकात से साबित हुआ है कि चारसदा हमले को अफगानिस्तान के एक मकाम से कंट्रोल किया गया। तहरीक तालिबान का एक ऑपरेटिव दहशतगर्दों को फोन पर हिदायत दे रहा था और चारसदा में दहशतगर्दी की पहले से इतलात थी। ये खबरें भी साथ साथ सामने आई हैं और आज हमने देखा कि जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक कोई जनरल थ्रेट अलर्ट नहीं था, बहुत ही स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट इस हमले के हवाले से जनरेट हुआ था। 14 दिसंबर 2015 का थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, जिसके मुताबिक चारसदा में हमले के लिए जो ग्रुप है उमर मंसूर ने कुछ हमला आवरों को भेजा है और चारसदा में कार्रवाई के लिए भेजा है, जिसमें अब्बास सवाती, सैफुल्लाह अफगानी और एक अफगानी नाम शामिल है। और इस खत की कॉपियां सदर, वजीर आजम, वजीर आला और DG MI, DG ISI, DG IB और वजीर दिफा को भेजी गई। यही नहीं, 1 जनवरी 2016 को भी थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, जिसके मुताबिक वफाक ने सूबे को बताया कि 13 खुदकुश हमला आवर 3 ग्रुपों में तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और ये पिशावर और जमरूद के इलाकों में हमला करेंगे। 11 जनवरी 2016 को एक और थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, जिसके मुताबिक 12 तालिबान के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं जो स्कूलों, एयरपोर्ट्स और दीगर पब्लिक मुकामात पर हमला कर सकते हैं। इसकी तफसील ये चारों सूबों के वजीर आला और मुतालिका हुकाम को वफाक की जानिब से इरसाल कर दी गई थी। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप मुल्क से बाहर थे, अपना दौरा फौरी तौर पर मनसूख कर पाकिस्तान वापस आए हैं, अपने सूबे में वापस आए हैं। ये जो स्पेसिफिक मालूमात हैं और ये सारी मालूमात आज हामिद मीर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ वज़रा आला के, माजी के वज़रा आला के सामने रखी। जब इतनी स्पेसिफिक मालूमात थी तो परवेज खटक साहब फिर पुलिस हाई अलर्ट पर चारसदा में इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं थी? देखिए, आप जो कह रहे हैं स्पेसिफिक मालूमात कोई नहीं थी, जनरल थ्रेट्स के थे कि स्कूल या कॉलेजेस में इस तरह हो सकता है। सबसे पहले पेशावर में एक दिन स्कूल बंद कर दिए गए, सर्च ऑपरेशन किया गया। देखिए, हमने एक SOP जारी किया है हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को, हर स्कूल को कि उन्होंने अपने इंटरनल सिक्योरिटी का ख्याल करना है। हमने उनको गन्स प्रोवाइड किए, हमने उनको मोबाइल सेट्स प्रोवाइड किए कि एक बटन दबा के वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। इस वक्त हमारे स्कूल में अबाउट 60-65 हज़ार इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद है। हमारे पास सारी पुलिस 70,000 है।
अगर एक एक पुलिस भी दे दे तो सारे सबको कवर नहीं कर सकते। आज सबसे पहली बात कि चारसदा यूनिवर्सिटी की जो अपनी सिक्योरिटी थी उनको मैं दाद देता हूँ। अगर ये सिक्योरिटी अंदर ना होती तो ये हालात कुछ और ही होते, क्योंकि सबसे पहले जब वो एंटर हुए सबसे पहले इनका सामना उन्हीं सिक्योरिटी के लोगों से हुआ। उन्होंने फायरिंग आपस में की, 4-5 सिक्योरिटी के लोग ज़ख्मी हुए और 20-25 मिनट के अंदर लोकल SHO विद पुलिस पहुंचा और उन्होंने मिलकर 2 दहशतगर्दों को मारा और उसके बाद 3rd फोर्स आर्मी के पहुंची, फिर सब ने मिलकर इन दहशतगर्दों को ख़त्म किया। अगर मैं साफ कहता हूँ, अगर ये इंस्ट्रक्शन ना होती, अगर स्कूल में ये सिक्योरिटीज़ और कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना हो या इस यूनिवर्सिटी में ना होती तो ये जो नंबर्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे। तो वहाँ पर जो मैं आज यकीनन मैं कह सकता हूँ कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर अगर स्कूल उसमें सिक्योरिटी के लोग खुद मौजूद हो अंदर और बाहर पुलिस उसको सपोर्ट करे। अब वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं थी? इस हफ्ता पहले IG और VCs की मीटिंग हुई। VC चारसदा ने मुझे ख़ुद बताया कि मैंने उनको कहा कि मुझे पुलिस चौकी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस चौकी हो सकता है पुलिस चौकी पर कोई हमला करे तो लोग समझेंगे यूनिवर्सिटी पर हमला होगा। तो हमारी मोबाइल गाड़ियाँ उसने ख़ुद बताया कि मोबाइल गाड़ी दिन में 3-4 चक्कर भी लगाती थी, सिक्योरिटी के नज़र भी रखती थी, लेकिन हमने ख़ुद उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि चौकी यहाँ ना बनाए। तो क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमारी सिक्योरिटी अंदर काफ़ी, क्योंकि 60 सिक्योरिटी के वहाँ पर मौजूद थे, 60 लोग, और सब ने मुकाबला किया। साहब इसमें कोई शक नहीं है, खड़क साहब जो बात आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जबरदस्त मुकाबला किया गया, वहां से कैजुअलिटीज का नंबर बहुत ज्यादा हो सकता था और बिल्कुल उनको सैल्यूट पेश करना चाहिए। मगर ये जो मुख्तलिफ थ्रेट अलर्ट हैं खड़क साहब, उसमें जो एक 14 दिसंबर का थ्रेट अलर्ट है, ज़ाहिर 1 महीना कुछ पुराना है, उसमें चारसदा का खास तौर से जिक्र है, जिस शख्स ने भेजे हैं उमर मंसूर उसका जिक्र है, खुद कुछ हमलावर भेजे। और जब ये मालूमात आज हामिद मीर साहब ने आप ही के इत्तेहादी और साबिक वजीर आला आफ्ताब शेरपाव साहब के सामने रखी, तो उनका भी एक कमेंट था, मैं चाहूंगा आप वो सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। जी क्या कह रहे थे वो सुनिए। थ्रेट जो भी आए, इंफॉर्मेशन मिले, उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसकी क्रेडिबिलिटी फिर उसके बाद देखनी चाहिए कि कितने क्रेडिबल है। लेकिन जो भी हो उसको सीरियस अगर आप लेंगे तो शायद बहुत से ऐसे वो हैं वाक़यात हैं जो कि आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे और कहेंगे ये आते रहते हैं, तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें तो बहुत आपने बताया, इसमें तो बहुत स्पेसिफिक बताए हैं। नॉर्मली तो इतनी स्पेसिफिक नहीं होती हैं। जब स्पेसिफिक इतना हो तो इसका मतलब है ये क्रेडिबल है। और सब शेरपाव साहब भी कहते हैं आमतौर पर स्पेसिफिक नहीं होती, बट ये तो बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कही जा सकती है जब इतनी स्पेसिफिक हो। देखिए, मेरी नज़र से ऐसी स्पेसिफिक कोई नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि स्पेसिफिक चारसदा यूनिवर्सिटी पर अटैक होने वाला है। और आज तक मैंने कोई नहीं देखा कि एग्जैक्ट किसी ने बताया हो कि जनरल एक थ्रेट की वार्निंग थी। 3-4 दिन से हर तरफ हर चीज़ अलर्ट थी। इससे 2 दिन पहले हमारे DPO ने उधर यूनिवर्सिटी में गए और इन लोगों को ऑलरेडी पुलिस ट्रेनिंग भी दे चुकी है, उनसे डिस्कस भी हो चुका है। तो मैंने पहले कहा कि हमारे पास तो इतनी ताकत या इतनी पुलिस तो है ही नहीं कि हम हर जगह पर, लेकिन हमारी पुलिस अलर्ट है। हमारी आजकल की पुलिस वो नॉन पॉलिटिकल होगी, बहुत ज़बरदस्त फोर्स बन चुकी है। तो थोड़ी अगर कोताही हुई है तो मैं नहीं समझ किसी की कोताही है, ये इसको समझ जाना चाहिए। एक जंग है, इसको हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने हमारी 50-60 हज़ार लाशें हमने गिरा दी, हम रोज़ जनाजे उठाते हैं। मैं बिल्कुल हम खड़े हैं, हम मुकाबले से कोई वो नहीं है कि हमारी पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है, आर्मी कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन ये हो कहाँ से रहा है, ये फंडिंग कौन कर रहा है, इसकी तरफ जाना चाहिए। ये बॉर्डर को लोग, हमारे बॉर्डर पोरस है, तोरखम से रोज़ाना हज़ारों लोग आ जा रहे हैं। तो मेरा यही डिमांड है। खड़क साहब ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया ये कि आपकी ये डिमांड है। अब इसमें मसला ये है कि दरमियान में जाहिर है वाकयात नहीं हो रहे थे, मगर अभी 3 यके बाद दीगरे वाकयात हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपका सूबा एक दफा फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। बतौर वजीर आला फिर आपकी इसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? जाहिर है आपका सूबा बॉर्डर करता है अफगानिस्तान से, DISPR कह रहे हैं वहां से आए थे, वहां से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। क्या स्ट्रेटजी आप बनाएंगे और क्या डिमांड आपकी वैसे है कि जी इस सूबे के लोगों को महफूज रखने के लिए?
देखिए ये डिमांड हमारा शुरू से है कि तोरखम से जो लोग हज़ारों लोग क्रॉस करते आते हैं, उनके पास या पासपोर्ट होना चाहिए, कोई कार्ड होना चाहिए, कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अभी तक उस पर थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है, कंप्लीट नहीं, लेकिन ये इमरजेंसी है, वॉर है, इसको वॉर फुटिंग पे करना चाहिए। ये हमें सालों इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये करेंगे वो करेंगे। तो देखें जब बॉर्डर ये क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है ट्राइबल इलाका गैर आ जाता है। इलाका गैर में मेरी रेट नहीं है। अब इलाका गैर में जब आ जाते हैं तो फिर वो कहीं से भी आ सकते हैं, सारा ओपन है, हज़ारों किलोमीटर का हमारा ट्राइबल एरिया। जो बाकी बॉर्डर है, मैं अपने फ़ख्र है मुझे अपने आर्मी पर जिन्होंने ज़रब के बाद सारा बॉर्डर तकरीबन सील कर दिए। हमें ब्रीफिंग दी गई है कि ऑलमोस्ट ऑल द बॉर्डर्स आर क्लोज। सिर्फ जो मेन रोड है एक दो उसको सील करना चाहिए, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। वो भी कंट्रोल हो जाए तो तब जाके कोई, और फिर इसके बाद दो टोक बात भी करनी चाहिए अफ़गानिस्तान के साथ। आज आर्मी चीफ ने वहाँ उनसे बात की है, तो ये दो टोक बात होनी चाहिए कि भाई आपके मुल्क की तरफ से हम पर हमले हो रहे हैं, तो अगर आप इसको नहीं संभाल सकते हैं तो कोई और रास्ता निकालें। इंटरनेशनल फोरम है, सारी दुनिया को सामने बिठाएं। और कल जितनी इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी DGISPR की तरफ से, आप वजीर आला है, आज आपके पास इस हमले की जो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है वो क्या है? किस हद तक आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? किसने कराया, किसने फंड किया, किसने हिदायत दी? कोई मजीद इंफॉर्मेशन इस हवाले से आपकी टेबल तक पहुंची है? नहीं, अभी तक क्योंकि मेरे पास ये नहीं पहुंचती है। इसमें हमारे 4-5 इदारे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, डेली मीटिंग्स हो रही होती है। कुछ चीज़ें जो बाहर नहीं आती, लेकिन जो उनसे टेलीफोन रिकवर हुए, उनके लोगों की शनाख्त हुई है। अब क्योंकि टाइम लगता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और आज तो आर्मी चीफ ने भी कह दिया अफगान गवर्नमेंट को कि आपकी तरफ से उसको कंडक्ट कर रहे थे, उसको सारा फॉलो कर रहे थे, उसको डायरेक्शन दे रहे थे। तो यही बात है ना कि जब तक हम इस बॉर्डर्स को या सील करें या अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े, क्योंकि हम अगर अलग अलग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे तो ना अफगानिस्तान को फ़ायदा है ना पाकिस्तान को फ़ायदा। वो भी तबाह हो रहे हैं, हम भी तबाह हो रहे हैं। और आज तो ये जो नया ट्रेंड बन चुका है कि स्कूलों पर यूनिवर्सिटियों पर हमला, ये तो बिल्कुल हमारे मुल्क के मुस्तकबिल तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे हैं, अगर वालिदैन घबरा गए, बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं फ़ख्र करता हूँ अपने बच्चों पर कि मैं जब आज यूनिवर्सिटी गया, सब कहते थे कि हमें बिल्कुल डर नहीं, हम यूनिवर्सिटी भी आएगी, हमने यूनिवर्सिटी नहीं क्लोज की। ये जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि कोई और पड़ोसी मुल्क भी, भारत के हवाले से बहुत बात हो रही थी, उनके जो वजीर हैं उनकी तरफ से जो पिछले दिनों बयान दिया गया उसको कोट करके मीडिया में बहुत ज़्यादा बात की गई। आपके हवाले से भी गालिबन कहा गया कि आपने भी इस शक का इजहार किया है कि रॉ इन्वॉल्व हो सकती है। ऐसा मामला है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आप तक है अभी तक या आप तक नहीं पहुंची? देखें जी, मैंने आज सुबह भी ये बात की कि हम रोज़ कहते हैं रॉ इन्वॉल्व है, फलाना इन्वॉल्व है। भाई जो भी इन्वॉल्व है उनसे खुल के बात करो। इंडिया में एक वाक़या होता है, सारी दुनिया को सर पे उठा देते हैं, हम पर इल्ज़ाम आना शुरू हो जाते। तो क्या हमारे अगर हम समझते हैं कि रॉ फंडिंग कर रही है या कुछ और फंडिंग करे, तो यही आज मैंने कहा कि इंडिया से भी दो टोकनी चाहिए कि भाई हम ना आपके तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है हम इन्वॉल्व नहीं है, और अगर कुछ चंद लोग इन्वॉल्व है हमें उनको पकड़ के उनको सज़ा देना चाहिए। और अगर उस तरफ से कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अच्छे रिलेशन कायम करने चाहिए। स्पेशली पुरअमन रहने के लिए सबसे अहम मसला यही है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ भी अगर किसी की थिंकिंग है या सोच है या कुछ कर रहे तो हमें आपस में बैठना चाहिए। हम नेबर्स हैं, हम सारी उम्र इसी जंग में लड़ते रहेंगे। अफ़गानिस्तान हमारे नेबर कंट्री है, इस वक्त उनका कंट्रोल नहीं है। तो अगर कंट्रोल नहीं है तो हम क्या करें? हम बैठे रहें, हमें लोग मारते रहें? हम तो यही कहते हैं कि टोटल जो है बॉर्डर सील होने चाहिए, बगैर पासपोर्ट के, बगैर आइडेंटिफिकेशन की कोई भी एंटर ना कर सके। सब ये बतौर वजीर आला आपका बहुत अहम मुतालबा है ये। जाहिर है भारत में एक पठानकोट के हवाले से हमला हुआ, वो पूरा लेजर का मामला कर रहे हैं। बतौर वजीर आला आप डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे बॉर्डर को सील करें, बगैर पासपोर्ट के कोई एंटर ना हो, ताकि आपके सूबे के अवाम उस हवाले से महफूज हो। मगर एक और सवाल है परवेज खटक साहब, वो ये कि आपके सूबे में जो वाकयात हुए हैं उसकी क्या तहकीकात होती हैं, उसके रिपोर्ट्स क्या आई, किसको सजा मिली, कौन था, वो नहीं आती। दूसरे सूबों में ये नहीं होता। दूसरे सूबों में आमतौर पर 80-85% मामलात की रिपोर्ट्स भी आती हैं और जिम्मेदारी का तयन भी होता है। डीआई खान जेल ब्रेक नहीं पता चला किसने किया, क्या मामला था, रिपोर्ट नहीं मंजर आम पर आई। गंडापुर साहब के वाकये को बार बार कोट किया जाता है। आपके सूबे में ऐसा क्यों है? देखें, आप पता नहीं, या तो आप रिकॉर्ड नहीं देखते हैं। ये मंजर आम पे आ चुका है, जेल का वाकया सारा कुछ ओपन हो चुका है, लोगों को सजाएं भी मिल चुकी है, सारा केस ओपन है, कोई चीज़ नहीं छुपाई गई है। रिपोर्ट पब्लिक कर दीजिए। जो हमारे
कब की पब्लिक, बहुत देर हो गई, पब्लिक हो गई है। और ये यहाँ पर हमारे सूबे में JIT बनी हुई है कब से, जब से हमारी हुकूमत आई है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसमें ISI है, MI है, FI है, IB है, सब हमारी पुलिस है, सारे इदारे इसमें काम कर रहे हैं और डेली इसमें मिलते रहते हैं। कोर के अंदर कोर कमांडर के ऑफिस में, वहाँ पर एक जॉइंट एक ऑफिस में डेली मीटिंग होती है, उस पर फॉलो किया जाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, हम एक पेज पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अब ये सब कुछ अपने अंदर तो करते रहे, लेकिन अगर हमारे रास्ते खुल रहे हो, हर तरफ से लोग एंटर करें, मैं सिंपल आपको कहता हूँ कि अगर आपका हमसाया है और आप उसे वो आपके घर पे हमला करता है या आपके पर या पत्थर फेंकता है या गोली, तो आप क्या उसके लिए गेट खुले रखेंगे, देखेंगे कि यार कौन मुझे बचाने आएगा? तो जब वो होगा तो आपको या दीवार बनानी पड़ेगी या गेट बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया परवेज खटक साहब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं कि हमारे सूबे में अमन के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को कंट्रोल करें, बॉर्डर सील करें, बगैर किसी शनाख्त के, बगैर किसी पासपोर्ट के एंट्री ना हो, ताकि हमारा सूबा महफूज हो सके। क्योंकि हम कुछ भी करें, जब बॉर्डर्स के अक्रॉस अगर लोग मौजूद हैं, वो आके हमारे सूबे में कार्रवाई करते हैं, तो हम उन्हें कैसे रोकेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की तरफ से वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया गया है। और हम आपके सामने एक और मालूमात रखते चले। अब से थोड़ी देर पहले जो PTA की तरफ से मालूमात आई हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अफगान सिम्स इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। हुकाम PTA का दावा है। और पाकिस्तान में अफगान मोबाइल सिम्स काम ही नहीं करती, ये भी उनकी तरफ से कहा गया और जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा गया है। साथ कहते हैं कि अफगान सिम्स की रोमिंग भी जून 2014 से बंद की जा चुकी है। फाटा, चमन बॉर्डर और करीबी सरहदी इलाकों में सिग्नल्स स्पिल ओवर होकर आते हैं। सिग्नल आने की वजह बॉर्डर एरिया के करीब लगाए गए मोबाइल फोन टावर्स हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अफगान मोबाइल सिम्स इस्तेमाल नहीं हो रही। और गुज़िश्ता साल मुल्क भर में अफगान सिम्स के इस्तेमाल या रोमिंग से मुतालिक सर्वे कराया गया था और 4 सद्दा के इलाके में अफगान मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं आ सकते। वाघा बॉर्डर के करीब भी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के सिग्नल्स आते रहते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर के सेटल्ड एरियाज में, शहरी इलाकों में ये सिग्नल्स नहीं आ सकते। सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खारिज करते हैं, जिससे सिग्नल सरहद के आर पार होते हैं। अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में सिग्नल्स को रोकने पर बात हो रही है। हुकाम PTA की तरफ से ये बात की गई है। फिर कैसे है कि 4 सदा में होते हुए वो अफगान मोबाइल सिम्स इस्तेमाल कर रहे थे? ये सवाल फिर अपनी जगह पर रहता है। PTA की इस वजाहत के बाद, PTA के इस मामले के बाद प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। उसके बाद सिंध में बहुत सारे मफरूर मुल्जिमान ऐसे ही घूम रहे हैं। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? वो मफरूर हैं, बाकायदा तौर पर मफरूर हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में अब एक और अहम खबर। सिंध में करप्शन केसेस और उनमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के फैसले की। सिंध के महकमा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने करप्शन के मुकदमात में मुलविस मफरूर सरकारी एहलकारों और दीगर मुल्जिमान की एक फहरिस्त तैयार कर ली है और जो नंबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। आपको दुनिया में कहीं फिर शायद ये मिसाल ना मिले कि लोग मफरूर हों और सालों से मफरूर हों, मगर कोई कार्रवाई ना हो और सैकड़ों की तादाद में मफरूर हो। इस फहरिस्त में जो आपके सामने स्क्रीन पर है, 2001 से 2015 के दरमियान दर्ज किए गए मुकदमात की तफसील है, जिसमें सैकड़ों मुकदमात में मफरूर मुल्जिमान के नाम शामिल हैं। फहरिस्त के मुताबिक कराची के 5 अजला में कायम 164 मुकदमात में 400 से जायद मुल्जिमान अदालत से मफरूर करार दिए जा चुके हैं। इन मुल्जिमान में महकमा पुलिस, एक्साइज, तालीम, रेवेन्यू, बल्दिया उज़्मा, KDA और महकमा सेहत के मुल्जिमान और अफसरान शामिल हैं। मफरूर हैं, गिरफ्तार नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमात 2008 से 2015 के दौरान दर्ज हुए, जिनमें मुलविस सैकड़ों मुल्जिमान को एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत की जानिब से मफरूर जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से मुरतब की गई इस फहरिस्त में शामिल सरकारी अफसरान और दीगर अफराद की फौरी गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशी अफसरान को टास्क भी दिया गया और सिंध के दीगर इजला से भी करप्शन में मुलविस मफरूर सरकारी मुल्जिमान और मुलाजमीन और दीगर मुल्जिमान की फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त में हमने अपने प्रोग्राम में यह मुद्दा उठाया कि सिंध एंटी करप्शन कमेटी का तो इजलास ही नहीं होता, वो गैर फाल है, साल से ऊपर हो गया, उसका इजलास नहीं हो रहा और सिंध हुकूमत कहती है कि करप्शन के खिलाफ वफाक का कोई इदारा कार्रवाई ना करे। हमारे प्रोग्राम में निसार खोड़ो साहब ने कहा कि इजलास होंगे और कार्रवाई होगी। इसके बाद हुकूमत ने अपने महकमा इंसदाद बदउनवानी के इजलास 1.5 साल बाद बुलाया। इजलास हुए, कई करप्ट अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, गिरफ्तारी के फैसले हुए, लेकिन मुबैना तौर पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के एहलकारों की मिली भगत से अब तक किसी अहम मुल्जिम को
गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये मामला क्या है कि अब एक दफा फिर खबरें आ रही हैं कि सिंध हुकूमत अपनी सफ़ों में मौजूद करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। वो गिरफ्तार क्यों नहीं होते, मफरूर होते हैं, आजाद घूमते रहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती? और फिर सिंध हुकूमत नैब और FIA की कार्रवाई के खिलाफ क्यों आवाज उठाती है? कामरान रजी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बहुत शुक्रिया। ये फहरिस्त तवील है और तवील दौरानिए की है। 10 साल से ऊपर का अरसा, 100 से ज्यादा लोग आजाद घूम रहे हैं मफरूर होने के बावजूद। कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या मामला है इस फहरिस्त का? देखिए, पिछले चंद माह कबल तक तो महकमा एंटी करप्शन में बहुत ही सियासी असर रसूख देखने में आ रहा था और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग यहाँ तक हुआ कि स्विस सदर्न गैस कंपनी के जो इंजीनियर्स थे वो यहाँ आके पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज लग गए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के। और बुरा हाल इसी तरह रहा कि मुख्तलिफ इदारों से लोग आए और एंटी करप्शन में तैनाती ली और इसे एक ल्यूक्रेटिव पुरकशिश किस्म की आसामी समझकर यहाँ पर एंटी करप्शन अफसरान तैनात होते रहे। और ऐसा ही हुआ इन केसेस के साथ भी कि जानबूझकर या तो बताते हैं महकमा एंटी करप्शन के जराये कि जानबूझकर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये जो 400 की फहरिस्त बनाई है इनमें बेशतर सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं जो इस वक्त भी पुलिस, रेवेन्यू, हेल्थ, एजुकेशन और दीगर डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रहे हैं। जबकि जो अदालत है एंटी करप्शन की उन्होंने इन्हें मफरूर करार दिया है। सिर्फ कराची से ये 400 की फहरिस्त है, जबकि दीगर अजला से अगर ये फहरिस्तें मुरतब की जा रही हैं तो जराए एंटी करप्शन के कहते हैं कि तकरीबन 2000 से जायद ऐसे मफरूर मुल्जिमान हैं जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं, अफसरान भी हैं उनमें और प्राइवेट लोग भी हैं जो अदालतें जिन्हें मफरूर डिक्लेयर कर चुकी हैं लेकिन वो मुलाजमतें भी कर रहे हैं। एंटी करप्शन के जो अफसरान थे या जो अहलकार थे वो इन्हें पकड़ने में नाकाम रहे। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि मिली भगत का नतीजा से रहा। क्या ऐसी अनोखी बात है कि इंसान मफरूर हो और गिरफ्तार ना हो अलग बात, आजाद घूमे और ज्यादा अजीब बात, और आजाद घूमने के साथ साथ नौकरी भी करता रहे जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ये तो और ज्यादा मजे का खेज बात लगती है जो यहां हो रहा है। मगर नैब कार्रवाई करती है, मुख्तलिफ अफसरान है सिंध के, एक तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो गया, नैब कार्रवाई करती है, जमानतों पर लोग मौजूद हैं, फिर ये क्या कहानी है? देखिए शाहजेब, चीफ सेक्रेटरी सिंध सिद्दीक मेमन ये खुद भी नैब के खौफ की वजह से इन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करा रखी है, प्रोटेक्टिव बेल सिंध हाई कोर्ट से ली हुई है। इसके अलावा कई सेक्रेटरीज, सीनियर ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट, तकरीबन 20 से जायद ऐसे सीनियर सरकारी अफसरान हैं सिंध हुकूमत के जो अहम आसामियों पर तैनात हैं और वो सिंध हाई कोर्ट से बेल ले चुके हैं इसलिए कि उनके खिलाफ केसेस नैब में चल रहे थे। लेकिन जब हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि क्या वो किसी सीनियर सरकारी अफसर के खिलाफ कोई तहकीकात हो रही है, या एंटी करप्शन कमेटी 1 के 6 इजलास हो चुके हैं, क्या किसी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के लेवल पर कोई इंक्वायरी हो रही है, किसी के खिलाफ कोई करप्शन में मुलव्वस है, तो ऐसा कुछ भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करता नजर नहीं आ रहा। बल्कि यह कहा जाता है कि नैब मदाखलत कर रही है या FIA मदाखलत कर रही है। हालांकि 20 से जायद सीनियर सरकारी अफसरान इस वक्त भी जमानत हासिल करके बैठे हैं क्योंकि उन्हें खदशा है कि उन पर जो केसेस या जो इंक्वायरीज नैब में चल रही हैं उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इनमें चीफ सेक्रेटरी सिंध भी शामिल है। लेकिन महकमा एंटी करप्शन ने अभी तक किसी इंपॉर्टेंट सरकारी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ACC 1 ने जिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स या ग्रेड 20 के अफसरान की गिरफ्तारियों का ऑर्डर किया था या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कहा था, वो भी गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि कहा जाता है कि सब लोग जमानत पर हैं। बहुत शुक्रिया कामरान नजीर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे थे। एक तरफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो, उसकी सरबराही खुद इन्हीं सेक्रेटरीज ने करनी हो, वो नैब के मुकदमात में जमानतें लेके बैठे हो, अपने ही अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ना करें, और जिनके खिलाफ कार्रवाई हो गई वो मफरूर है उनके खिलाफ भी ना करें, और वो ना सिर्फ आजाद हों बल्कि नौकरियों पर हों। अजब मामला है, सिंध में ही हो सकता है, सिंध में ही होता नजर आ रहा है। और सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करप्शन के खिलाफ कोई इस किस्म का सदेबाब नहीं कर रही। दूसरी तरफ यही पीपल्स पार्टी नैब के इख्तियारात को महदूद करने के लिए बिल सेनेट में जल्द अज जल्द पेश करवा के मंजूर कराने की कोशिश कर रही है। बिल का मकसद कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 की मुख्तलिफ दफात में तरमीम करना और इसके इख्तियारात को वफाकी इदारों और वजारतों तक महदूद करना है कि सूबे में कार्रवाई ना करें तो वफाकी इदारों में करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसाफ और कानून में पीपल्स पार्टी के ताज हैदर की जानिब से पेश किए गए बिल पर बहस जारी है। सिंध में अपोजिशन लीडर एतजाज हसन और कायदे ऐवान राजा जफरुल हक जो इस कमेटी के मेंबर हैं, दोनों इस मामले पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। 12 रुकनी कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी के 5 सेनेटर्स बशमूल ताज हैदर, फारूक नाइक, बाबर ऐवान इस बिल के हक में दलाइल दे रहे हैं। इनकी कोशिश है कि इसे जल्द अज जल्द पास करके सेनेट में पेश करे और सेनेट से जाहिर है कि पास कराया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ वफाक का यह मौकफ है कि यह नहीं हो सकता। राजा जफरुल हक साहब
कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। हमारे नुमाइंदा खसूसी जाहिद गिशकोरी से राजा जफरुल साहब ने बात की है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इसकी मुखालफत करेगी, जबकि वफाकी वजारत कानून ने पीपल्स पार्टी के इस बिल की मुखालफत में 7 दलाइल दिए हैं और इनमें सबसे अहम नुकता यह है कि यह बिल आइन की रूह के खिलाफ है, जबकि वजारत कानून और इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को जवाब दिया है कि ऐसे किसी भी तरमीम से मीडिया में नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और मुमकिन है कि एस्टैब्लिशमेंट और अवाम तरमीम को मुस्तरद कर दें और बहुत इम्कान है कि मुजव्वजा तरमीम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी रद्द कर दी जाए। हुकूमत का यह भी ख्याल है कि पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ जारी मुहिम में रुकावट डाल रही है। तो एक तरफ हाल सिंध में यह है, दूसरी तरफ वफाकी इदारों के इख्तियारात खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी मामला सेनेट में लाना चाहती है। सेनेट में अक्सर काफ़ी सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, बात आगे भी बढ़ सकती है, मगर मामला फिर कौमी असेंबली में जाएगा तो क्या होगा, वफाक का जवाब जो है वो हमने आपके सामने रखा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा सैयद सलाहुद्दीन ने न सिर्फ पठानकोट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की, कहा कि हमारे मुजाहिदीन ने किया, बल्कि पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद की, पाकिस्तान में बैठकर की। ये कैसे किया आपके सामने, ये सारा मामला रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहाल होते ताल्लुकात को उस वक्त धचका लगा जब 2 जनवरी को भारतीय एयरबेस पठानकोट पर हमला हुआ और मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। अब मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन भी सामने आ गए हैं और उन्होंने खुलकर न सिर्फ पठानकोट हमले की जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि जैश ए मोहम्मद के हक में और हुकूमत पाकिस्तान और मीडिया के खिलाफ भी खुलकर सामने आए। मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन ने कल मुजफ्फराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि पठानकोट हमले की जिम्मेदारी मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल कबूल करती है और ऐसी कार्रवाइयां करते रहेंगे। हालात के बीचों बीच एक कार्रवाई हुई पठानकोट एयरबेस पर, हमने ऑन किया, सैयद सलाहुद्दीन ने ऑन किया। वो कार्रवाई नेशनल हाईवे स्क्वाड ने की। वो मुजाहिदीन हमसे ताल्लुक रखते हैं, हम उनकी सरपरस्ती करते हैं। सैयद सलाहुद्दीन ने हुकूमत की मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाइयों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे अफसोस है उन भाइयों पर जिन पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, दफातर सील किए जा रहे हैं, जो अपने जानों पर खेल रहे हैं। आजादी कश्मीर के लिए उनके साथ ये सलूक हो, इससे बहुत ही बदतरीन मैसेज, हौसले शिकनी के मैसेज अंदर कन्वे हो रही है। ये हमारे लिए ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। सैयद सलाहुद्दीन ने ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद का दिफा किया, हुकूमत को इस रवैये के लिए कहा कि यह हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मजीद भी हुकूमत पर तनकीद की। वज़ीर दिफा से लेकर नीचे सारी पॉलिटिकल क़यादत ने खूब बकवास किया, मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया और मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया और मीडिया के बड़े हिस्से में किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। हम ये समझने से कासिर हैं कि ये लोग भारत की बोली बोलते हैं या इनको मुजाहिदीन के साथ, जख्म रसीदा कश्मीरी कौम के साथ या पाकिस्तान के वफादात के साथ इनको कोई दिलचस्पी है या नहीं है। आपने देखा शदीद तनकीद कर रहे हैं। अगर आपको मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन के बारे में बताएं तो सैयद सलाहुद्दीन का असल नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह है, लेकिन जिहादी हल्के इन्हें कमांडर सैयद सलाहुद्दीन के नाम से जानते हैं। सैयद सलाहुद्दीन ने कश्मीरी सियासत में जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया, लेकिन इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए मुसल्लह जिहाद का फैसला किया, जिसके बाद 1989 में सैयद सलाहुद्दीन ने हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की, जिसकी सरबराही उस वक्त मोहम्मद एहसन डार कर रहे थे, जिन्हें बाद में कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन की सरबराही सैयद सलाहुद्दीन के पास आ गई और हिजबुल मुजाहिदीन में अंदरूनी तौर पर भी इख्तिलाफात रहे हैं और कई मौकों पर कई ग्रुप इससे अलग होकर अपना आज़ाद ग्रुप बना चुके हैं। सैयद सलाहुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीर की आज़ादी मुसल्लह जद्दोजहद से हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से 1994 में इन्होंने 13 तंजीमों पर मुश्तमिल यूनाइटेड जिहाद काउंसिल यानी मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल की बुनियाद रखी और अपनी मुसल्लह कार्रवाइयाँ जारी रखी और इसी इत्तेहाद में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद भी शामिल हैं और लश्कर तैयबा पर 2008 में मुंबई हल्बुलों के इल्ज़ाम है, जबकि जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़यात में
मुलव्विस होने का इल्जाम है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जो सारा मामला इस वक्त हमने अवाम को और आपके सामने रखा, क्या कहेंगे इन कमेंट्स पर जो सैयद सलाहुद्दीन ने दिए? देखिए, ये बड़ा ही अफसोसनाक है जो इन्होंने जो हरकत की है। हमारी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, किसी को दहशतगर्दी हमारी सरजमीन से करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। ये तो हमारी पॉलिसी और हम बड़े खलूस से उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कश्मीर के कॉज को इन्हीं की इन हरकतों की वजह से नुकसान पहुंचा। जब एक कौम ने फैसला कर लिया कि मुज़ाकरात के जरिए आपने एक मसला हल करना है, तो फिर उसमें दहशतगर्दी तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। तीसरी बात यह है कि अगर इसको ये जहाद डिक्लेयर करते हैं तो जहाद एक ऐसी चीज है जो रियासत डिक्लेयर करती है। कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल खुद अपने तौर पे ये ऐलान नहीं कर सकता कि मैंने जहाद डिक्लेयर कर दिया है। वो जहाद नहीं है। चुनांचे ये भी बात हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए और उनके हमदर्द हैं, उनको ये बता देनी चाहिए। साहब ये बिल्कुल आपने जगहों पे जाके आपने जैसा करेंगे तो फिर लाजमन इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसके लिए वावेला मचाएगी, इंडिया भी मचाएगा, कोई भी करेगा। और हम खुद इसके हक में नहीं है। हमने जब पूरे अक़वाम आज़म को इस चीज का अपना अदा किया और बताया कि हम अपनी सरजमीन से किसी को भी ये ऐसी कार्रवाइयां नहीं करने देंगे, तो फिर ये कौन होते हैं करने वाले? अच्छा सर, बड़ी अहम बात की आपने, बड़ी अहम बात की कि फिर ये कौन। मगर ये बात जो इन्होंने की है और हुकूमत पर तनकीद की है, वो पाकिस्तान में बैठकर हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ये शदीद किस्म की तनकीद कर रहे हैं, एक हमले को ओन करते हुए। तो क्या पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर अगर ये कर रहा है इंसान और हुकूमत पाकिस्तान के लिए कह रहा है कि जी पाकिस्तान के वजीर दिफा बकवास कर रहे हैं, तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, क्या करे? देखिए, ये रोग एलिमेंट्स हैं। ये कश्मीर के नाम पे हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। ये कश्मीर का नाम लेके हमारे आवाम के जज्बात और उनकी सोच को एक गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। कश्मीर का कॉज इस तरह या कश्मीर इस तरह आजाद नहीं हो सकता कि आप जाके हिंदुस्तान में किसी एक जगह के ऊपर जाके हमला करके 4 आदमी मार दें तो क्या उससे हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा? ये इनके समझने की बात है। अगर नहीं समझते तो फिर हमें इनके खिलाफ भी कुव्वत इस्तेमाल करनी चाहिए। ये रियासत के बागी हो जाएंगे। अगर रियासत के खिलाफ, रियासत की पॉलिसीज के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो इनको रियासत का बागी तस्वर किया जाना चाहिए। अगर वो हमारे अहकामात, हमारी सोच और हमारी पॉलिसी, तो फिर तो ठीक है, फिर वो हमारे शहरी भी कहला सकते हैं और हमारी सोच जो है वो जो भी उसके साथ रहेगा या जो हम हमारी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करेगा उसके लिए यहां जगह मौजूद है। लेकिन जो बगावत का रास्ता इख्तियार करेगा तो उसके लिए तो वही हल है जो बागियों के लिए किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि रियासत को उसको वार्निंग देनी चाहिए और उनको इनसे पूछना चाहिए कि जिन लोगों ने भी वहां पे किया है, जो सहूलतकार थे, जो प्लानर थे, उनको हमारे हवाले करें। और अगर हवाले नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ये रियासत को फैसला करना चाहिए और मैं समझता हूं कि वक्त आ चुका है। ये बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शुएब साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे इस हवाले से। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए इमरान फारूक कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम खालिद शमीम की आज अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत पर फाइनली वजीर दाखिला ने सख्त नोटिस ले लिया है। वजीर दाखिला ने नोटिस के बाद मुल्ज़िम खालिद शमीम को अदालत में पेश करने वाले पुलिस गार्ड को का जो इंचार्ज था उसको मुअत्तल किया और कहना है वजारत दाखिला का कि इमरान फारूक कत्ल केस को एक अदालती केस ही रहने दिया जाए। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि केस को मीडिया सर्कस बनाने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वजारत दाखिला फिर इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी करे कि मुल्जिम को इस तरह मीडिया पर सामने लाना, उसका यह कहना कि मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि मुझे वादा गवाह बना दिया जाए, फिर वो बात जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने जाके नहीं की और जुडिशियल रिमांड पे होने के बावजूद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ना बात करे, मीडिया के सामने आके बात करे, ये किसने कराई, किसके कहने पर की, ये मामला क्या है, इसकी तहकीकात भी हो, सिर्फ गार्ड को मुअत्तल करने पर यह बात ना हो। उम्मीद करते हैं वजारत दाखिला इसकी तहकीकात कराएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।